40% जो देश को खनिज देने वाला राज्य है वो देश में गरीब राज्य में क्यों गिना जाता है? इसका कारण क्या है? वन माफिया काबिज हो गए हैं। सीएनटी और एसपीटी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सके अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है। जनरल प्लॉट्स को बेचने का परमिशन दिया 1972 में, उन्होंने आपने संशोधन कर दिया कि किसी तरह का, तो कई चीजें प्रावधान है। उसके बावजूद आप देखेंगे जितनी भी सरकारें आई है प्रमुखता से सीएनटी एक्ट की रक्षा की बात वो नहीं करती है। यहां एक भी चुनाव पेशा कानून के तहत में नहीं कराया जाता है। ये भारतीय संविधान और झारखंड की विडंबना ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून तो आदिवासियों के लिए है, उनकी रक्षा के लिए है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो बनाना चाहिए था आज तक उन्होंने नहीं बनाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि बैकलॉग से जितनी भी नियुक्तियां बाकी है, अभी सचिवालय में पूरे झारखंड में लगभग 2000 से 2 लाख से कम रिक्त पद नहीं है। उनको संविदा पर नियुक्ति ना देकर उनका आप जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करो, अस्थायी नियुक्ति करने की बात करो। 2029 के लोकसभा और 2029 के झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीपीआई पूरे देश में एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ सामने आ सकती है। यही वजह है कि 5 अगस्त से पूरे झारखंड में सीपीआई के विभिन्न कार्यकर्ता अपने संगठन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जा करके घूमेगी और कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले 1 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का समापन होना है। हमारे साथ जो तस्वीर देख रहे हैं ये सीपीआई के जिला महासचिव अजय कुमार सिंह है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि क्या फिर से सीपीआई उसी रंग में दिखने वाली है, क्या एक बार फिर से सीपीआई जिस तरह से बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था तो बिहार के विधानसभा में सीपीआई के कई विधायक चुन करके जाया करते थे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड में अभी सीटों का जिस तरह से बंटवारा हुआ, जिस तरह से सीपीआई झारखंड में चुनाव लड़ी है, फिलहाल अभी एक भी सीट नहीं है, लेकिन 2029 का क्या कुछ तैयारी है, ऐसे तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2029 को लेकर के सीपीआई अब मुखर नजर आ रही है। आगामी 5 अगस्त से पूरे गांव-गांव में जाके आपके कार्यकर्ता एवं नेता भी लोगों से संपर्क करेंगे, सरकार की जो बातें हैं वो बताएंगे, पार्टी की जो बातें वो बताएंगे। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, पूरे राष्ट्रीय परिषद, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय परिषद ने पूरे हिंदुस्तान में एक कार्यक्रम चलाया, जन संवाद, लोगों के बीच में जन संवाद स्थापित करने के लिए। वहां हर राज्य के जन मुद्दों को लेकर अपने लोगों के बीच में पदयात्रा करके और 1 सितंबर को हम दिल्ली में रामलीला मैदान में उसका पटाक्षेप करेंगे। तो हमारा सवाल है कि हम जब झारखंड की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ फैसला किया है कि जैसी 4 से 5 अगस्त से हमारा एक व्यापक अभियान गांव-गांव चलेगा और किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, यहाँ के जो छात्रों के साथ, यहाँ के जो आदिवासियों के साथ, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले लोगों के खिलाफ जो साजिशें चली जा रही है उसके खिलाफ एक व्यापक माहौल बनाने की जरूरत है। और जो केंद्र सरकार की योजनाएं कही आती है उस योजनाओं के खिलाफ राज्य सरकार की योजनाएं कितनी धरती पर, धरातल पर उतरे, इन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव पदयात्रा करेंगे और लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने का काम करेंगे कि हमारा हम जो है कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इन मुद्दों पर लेकर सक्रिय है। और हम बात करेंगे, हमने कहा झारखंड में कृषि बहुल राज्य है, यहाँ पर सबसे ज्यादा संसाधनों का आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा मिनरल्स यहाँ का जो हम है खदान है, हमारा जो मिनरल्स का स्टेट है, रिच स्टेट है, लेकिन यहाँ की आम आवाम की जनता को 2 वक्त की बढ़िया से रोटी नहीं मिल पाती है। ये सब सवाल है। हमारा सवाल उठता है कि सबसे बड़ा खनिज 40% जो देश को खनिज देने वाला राज्य है वो देश में गरीब राज्य में क्यों गिना जाता है? यहाँ का जो जीवन स्तर है हमारे लोगों का वो अभी तक उठा नहीं है। इसका कारण क्या है? इसकी कारण यह है कि कॉरपोरेट घराने को, जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस तरह से छूट दे रखी है, हजारों हजार एकड़ जमीन जबरिया कब्जा करके उन्होंने कॉरपोरेट घरानों को
पब्लिक सेक्टर यूनिटों को सौंपने का काम किया है। और सौंपने के बाद यहाँ की 40 से 45% जो जमीन है उसके मालिक पर कौन हो गए काबिज? यहाँ के कॉरपोरेट घराने हो गए हैं। जहां पर खदानें चल रही हैं ये सब उन लोग पे काबिज हो गए। वन माफिया काबिज हो गए हैं। यहाँ पे दूसरे ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जिनको झारखंड की जनता से, यहाँ के आवाम से कोई मतलब है, उनको यहाँ के संसाधनों से मतलब होता है। तो इन सब चीजों को लेकर गांव-गांव में जाने का प्रयास करें। बिरसा मुंडा की बात करें, बिरसा मुंडा ने इस सोच करके झारखंड को अलग आंदोलन किया था, जल जंगल जमीन को बचाव को लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सीएनटी की बात करें तो उन्होंने सीएनटी को लेकर के बड़े आंदोलन किए थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों की जमीन लूटा जा रहा है, दलालों उस पर हावी है, क्या कुछ है इसे लेकर के? क्या सपना पूरा हो पाया है जिसे लेकर के बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया? देखिए 1875 में हमारा बिरसा मुंडा का जन्म 15/9/1875 को जन्म हुआ था। और 1900 में उनका यही हमारे रांची के जो हमारा बगल का जेल है वहां उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। लेकिन उन्होंने जो आंदोलन चलाया था कि हम यहाँ के जमीनों को किसी भी हाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं बिकने देंगे, कॉरपोरेट घरानों के हाथ में नहीं बिकने देंगे, यहाँ के जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होगा। इन सब लोगों को उन्होंने आंदोलन जो किया था उसके परिणाम स्वरूप मैं कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों ने कमेटी बनाई कि लगा क्यों ये जो झारखंड जंगली लोग, जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग इतना उत्तेजित क्यों है, इतना आंदोलित क्यों है, हमारे लाखों सैनिकों पर हमला क्यों कर रहे हैं, तब उनको समझ में आया कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो मूलवासी हैं वो जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। वो जमीन को अपनी मातृभूमि समझते हैं, माँ समझते हैं। उसके संसाधनों पर अगर कब्जा करोगे तो ये लगातार हमले होते रहेंगे। उसी के परिणाम स्वरूप 1908 में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल ने यहाँ पर सीएनटी एक्ट की कानून है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट बनाया कि कोई भी आदमी यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है। एक थाने के अलावा, वो भी आदिवासी की जमीन कौन खरीदेगा? वो आदिवासी कर। लेकिन मूल जो सीएनटी की भावना है उसमें आपने देखा होगा अंग्रेजों ने लिखा क्या है, एनी रैयत, कोई भी यहाँ का जो रैयत है वो अपनी जमीन को खरीदने एक थाना के दूसरे थाना के क्षेत्र के लोग नहीं कर सकते। एनी रैयत मतलब उसमें कोई जाति बंधन कोई ऐसा नहीं था। यहाँ के जितने भी निवासी थे उन सबको उसमें समाहित किया गया था। ये लोग चूंकि जमीन को अपनी मात से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और इनकी संसाधनों की रक्षा के लिए कृत संपर्क है, इसीलिए उन्होंने एनी रैयत का शब्द उठाया था। लेकिन उसमें उन्होंने एक शब्द कहा था, अस्पताल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, विद द परमिशन ऑफ द डीसी उस जमीन को हम अधिग्रहित कर सकते हैं और उस पर हम स्कूल, कॉलेजेस, फैक्ट्रियां बना सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सकते हैं। तो इन सब मूल भावनाओं को आपने देखा। आज 2126 साल हो जाने के बाद 118 साल सीएनटी एक्ट को, मतलब 1908 में 118 साल आज सीएनटी एक्ट को बने हुए हो गया, लेकिन आज भी उस कानून के जो रखवाले लोग होना चाहिए, जो सरकार का काम होता है उस कानून की रक्षा करने, आज भी उस कानून की रक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या लगता है कि जो भगवान बिरसा मुंडा का सपना था वो पूरा हो पाया है या अभी भी बाकी है? क्योंकि आपने कहा कि बिना डीसी के इजाजत के वो बदल नहीं सकता जमीन, लेकिन आज तो सारे नियम पाक पे रख दिए हैं, आज दलाल हावी है उस पर। मैंने वही बात आपको कहा कि आपने जो सवाल उठाया कि झारखंड की जो मूल भावना है या सीएनटी गेट की जो मूल भावना है, यहाँ के जो प्रशासन व्यवस्था है उस मूल भावना को रोकने में अभी तक सक्षम नहीं हो सका है। सीएनटी और एसपीटी की रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकी अभी तक जितनी भी सरकारें बनी है। आपने देखा कई संशोधन करके, सीएनटी एक्ट में कई संशोधन करके जनरल प्लॉट्स को बेचने का परमिशन दिया। 1972 में आपने संशोधन कर दिया कि किसी तरह का, तो कई चीजें प्रावधान है। उसके बावजूद आप देखेंगे जितनी भी सरकारें आई हैं,
प्रमुखता से सीएनटी एक्ट की रक्षा की बात वो नहीं करती है। दूसरा चीज, 1996 में पेशा कानून बनाया गया, यहां पेशा कानून लागू किया गया 1996 में कि जल जंगल जमीन पर स्वायत्तता कैसे दिया के लोगों को दिया जाए, यहाँ का जो गवर्निंग बॉडी होगा उसमें इनको कितना अधिक से अधिक हम महत्व दे सकते हैं, कितना से अधिक इनको प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। लेकिन आज पेशा कानून का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। यहां एक भी चुनाव पेशा कानून के तहत में नहीं कराया जाता है। ये भारतीय संविधान और झारखंड की विडंबना ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कानून तो आदिवासियों के लिए है, उनकी रक्षा के लिए है, उनके जीवन यापन को स्तंभ मजबूत करने के लिए है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी तक जितनी भी सरकारें आई है उसने आदमी संरक्षण की बात नहीं की। सीएनटी की मूल भावना से छेड़छाड़ करने की तो बात की, लेकिन सीएनटी की भावना को संरक्षित करने की बात नहीं की। वही विडंबना देखिए, जब झारखंड अलग हुआ उस समय यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, एसटी/एससी को 14% आरक्षण था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर झारखंड अलग होता है, यहां जो पहली निर्मित सरकार हुई है, मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं, आज भाजपा के विपक्ष के नेता भी है, प्रतिपक्ष के नेता भी है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने क्या करने का काम किया, ओबीसी का आरक्षण 27% से 14% करने का काम किया और 14% के आरक्षण को घटा के 9% करने का काम किया। अगर वो बोलते कि आदिवासी हित में, ओबीसी के हित में अगर बात करने की बात थी, तो हमको लगता है कि एसटी/एससी के आरक्षण को 2% बढ़ाना चाहिए था उनको, कि उनको ज्यादा संरक्षण मिले। झारखंड अलग राज्य बना है तो यहाँ के ट्राइबल एसटी/एससी को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा महसूस हो, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। लेकिन उनकी क्या है, उन्होंने अपनी सोच के तहत एसटी/एससी का आरक्षण घटा दिया, ओबीसी का आरक्षण घटा दिया। और कितनी बेसब्री, और मैं दूसरी चीज कहता हूं, और जो स्थानीय नीति होती है, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति का जो बनाना चाहिए था आज तक उन्होंने नहीं बनाया स्पष्ट रूप से। आप देखेंगे यहां लगातार छात्रों का दोहन हो रहा, जेपीएससी का मामला था, फर्स्ट जेपीएससी लेके 14 जेपीएससी तक आप देखेंगे हर बार कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार है, ये बैकलॉग से 3-4 कंडक्टर आ चुके जेपीएससी, फिर भी बच्चे हाईकोर्ट का सहाय। लेकिन हम किस तरह से राज्य को ले जाना चाहते हैं, हम राज्य को खुशहाली को ले जाना चाहते हैं। आदिवासी भाई बहनों की सुरक्षा की बात करने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम ट्राइबल स्टेट में है, 5th शेड्यूल का एरिया है, यहाँ की जमीनों को संरक्षित करने की बात करनी चाहिए, जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात करना चाहिए, यहाँ का नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मिलने की बात करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, एक तरफ केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा। तो भैया मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि बैकलॉग से जितनी भी नियुक्तियां बाकी है, अभी सचिवालय में पूरे झारखंड में लगभग 2000 से 2 लाख से कम रिक्त पद नहीं है, उनको संविदा पर नियुक्ति न देकर उनका आप जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति करो, अस्थायी नियुक्ति करने की बात करो। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस कम नहीं कह चाहते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर किसी की आप नियुक्ति करें। अच्छा जी, एक बड़ा सवाल, आपने कहा कि 5वीं अनुसूचित राज्य है ये, उसके बाद ट्राइबल स्टेट है, मिनरल के मामले में सबसे अव्वल है, केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा रॉयल्टी देती है, लेकिन इतनी विषमता क्यों, इतनी गरीबी क्यों, इतनी पलायन क्यों? क्या लगा कि जो सरकार चल रही है, अब तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने रोजगार को लेकर कोई योजना नहीं बनाया, उन्होंने विस्थापन को लेकर कोई योजना नहीं बनाया, स्थानीय नीति को लेकर के कोई विचार नहीं किया। क्या आज लगता है कमियां कहाँ है? क्योंकि राज्य में इतना खनिज संपदा होने के बाद भी आज पिछड़ा राज्यों में गिनती होती है। देखिए मैं इसके लिए साफ रूप से कहना चाहता हूं, जो विजन होना चाहिए झारखंड का डेवलपमेंट कैसे हो, इस पर जब भी बात होती है तो डेवलपमेंट की जब बात आती है तो भाजपा के लोग कहते हैं कि जमीन नहीं दे रहे हैं आप,
लेकिन भैया जमीन केवल देने से डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारे संसाधनों को लूटने से यहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारा साफ कहना है कि झारखंड में आप टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। यहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहां पर नैनीताल और शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्विट्जरलैंड जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या बाली जाने की घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वेल डेकोरेट करके यहाँ के डेवलपमेंट करते हैं, और जो रॉयल्टी हमको मिलना चाहिए केंद्र सरकार, हम 40% अगर जो रॉयल्टी का पैसा हमको डायरेक्ट हमको मिलना चाहिए, अगर वो पैसा मिलता है तो झारखंड के वेल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये फिर कहना चाहता हूं कि झारखंड के समुचित विकास के लिए सभी पार्टियों को बैठकर यह तय करने की जरूरत है कि झारखंड के विकास को प्राथमिकता देंगे कि अपनी पार्टी का व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देंगे। अगर झारखंड को आप सब समझते हैं तो झारखंड के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करना होगा, और वो रोड मैप क्या होगा, यहाँ का हम कितने नौजवानों को विस्थापन को कैसे रोकें, पलायन को कैसे रोके, यहां के लोगों को रोजगार कैसे मिले, और कृषि क्षेत्र में कैसे हमारा अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो। मैं ये बताना चाहता हूं, झारखंड में कई योजनाएं आती है, यही वही झारखंड है जहां पर ट्राइबल सब्सिडी प्लान का पैसा नेशनल गेम्स में लगा दिया जाता है। नेशनल गेम्स होना जरूरी है, लेकिन किसके पैसे पर आप कर रहे हैं, वो ट्राइबल सब्सिडी प्लान का पैसा है। आपने 2009 में नेशनल गेम को वाहवाही लूटने का काम किया, लेकिन पैसा किसका, विकास किसका बाधित हुआ, वो ट्राइबल सब्सिडी का पैसा, ट्राइबल लोग उसमें बाधित हुए। यानी आदिवासियों के विकास के पैसे खेल में, हाँ, आदिवासियों के विकास का पैसा जो है उसको आपने खेल खेलने में लगाया, अब भारी कमीशन उसमें आपने कमाया। अच्छा, क्या लगता है कि सीपीआई इन तमाम मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है, क्योंकि गांव में आपको 5 अगस्त से आपका जो कार्यक्रम है, ऐसे तमाम मुद्दे शामिल हो? हम गंभीरता से इस पर काम कर रहे हैं। हमने कहा, अभी भी मैंने कहा, मैं किसानों के बीच में जा रहा था, तभी मैं ये बात उठाया आपको कि हम वहां जब किसानों के बीच में जा रहे हैं, हम उनको योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, उनको समय पर बीज नहीं मिलता है, उनको समय पर खाद नहीं मिलता है। आपने देखा होगा इसी झारखंड में 2009 में 2014 के बीच में भयंकर बीज घोटाले हुए, एसीबी में जांच पड़ा हुआ है। कहां सोई हुई एसीबी आज तक? किसानों को आप बीज नहीं दीजिएगा, खाद नहीं दीजिएगा, और कैसा उपज की उम्मीद कर सकते हैं? लिफ्ट इरिगेशन की व्यवस्था झारखंड सरकार को करनी चाहिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं फेल्योरिटी ऑफ द सिस्टम है। या तो सरकार जो योजनाएं बनाती है उसको कार्यान्वित करने के लिए जो पदाधिकारी है वो सरकारी योजनाओं को बंडरबार करते हैं। अच्छा जी, इतने तमाम मुद्दे लेकर के आप आंदोलन करते आ रहे हैं, आज से नहीं बरसों से कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का अब 100 साल से ज्यादा समय हो गया है। लेकिन जिस तरह से हमने पहले अपने दर्शकों को कहा कि जितने बिहार जब हुआ करता था तो उसमें आपका कई ऐसे विधायक हुआ करते थे, यहाँ से सांसद भी चुने जाते थे, लेकिन इतने मुद्दे जनता के बीच में ले जाने के बाद भी पार्टी की जो स्थिति है वो ऊपर नहीं उभर पाया है। इसका पीछे रीजन क्या है, संक्षेप में चलो। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे को छेड़ा, ऐसी बातें नहीं है। हम कहते हमने जरूर, हम सदन में नहीं है, लेकिन सड़क पर हमारा जन आक्रोश दिखता है, जनता के सवाल उठाते हैं हम। आप देखेंगे जिस समय झारखंड अलग भी हुआ था तो आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम झारखंड राज्य के निवासी हैं, तो उसका भी श्रेय कम्युनिस्ट पार्टी को ही जाता है कि उन्होंने, भाजपा के लोगों ने इसको वनांचल बनाने का काम किया था, लेकिन हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक मुनेश्वर साहब को मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, उन्होंने 53 संशोधन किया बिहार विधानसभा में। 53 संशोधन करके झारखंड नाम रखने का उन्होंने प्रस्ताव लाया, उसी प्रस्ताव पे झारखंड राज्य, जिसको हम कहते हैं कि झारखंड राज्य बना। दूसरी चीज आप देखिए, सरकार ने इस चीज को माना, पहली बार 1980 में स्थानीय नियोजन नीति के लिए अगर लड़ाई कोई लड़ा था वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, और उन्होंने 1980 के दशक में हम लोगों ने 7,000 लोगों ने जेल भरने का काम किया था। तो स्थानीय नीति बिहार में बनी थी, और
ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र में उस समय करीब करीब 4 से 5 हजार बहालियां जो डीसी लोग कर देते थे 3rd और 4th ग्रेड में, उसको हम लोगों ने कैंसिल कराने का काम किया था। और आज भी मुझे याद है कि 26 फरवरी 1982 को जो स्थानीय नीति लागू की गई थी पूरे बिहार में, और उसमें झारखंड उसमें बिहार राज्य में था, तो स्थानीय नीति पर हमने कहा था कि उस नीति को में जिला को इकाई माना गया था कि जिला में जो रहने वाला निवासी है वहां का स्थानीय निवासी माना जाएगा, उन्हीं को 3rd और 4th की नौकरी में प्राथमिकता दी है। तो ये लड़ाई तो हम लगातार लड़ते आ रहे हैं। हाँ, कुछ मामलों में हम पिछड़ते कहाँ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम पिछड़ते हैं धन बल के आगे। बाहुबल हमारा नहीं बिगाड़ता है, लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूं कि आज 29 का क्या फिगर होगा? 29 की बात मैं आज मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में अगर इंडिया अलायंस बना है और झारखंड में अगर शुरुआत हुई, तो इस ऑफिस ने पूरे हिंदुस्तान को एक चीज बताने का काम किया था कि इंडिया अलायंस ने जंतर मंतर पर पहली बार एचईसी को कैसे जिंदा किया जाए। एचईसी को बंद नहीं करने के सवाल पर हमने यहां से दिल्ली तक आंदोलन किया, जिसका परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे प्रमुख मांगों में से है कि एचईसी को जो हम पदयात्रा करेंगे उसमें एचईसी प्राथमिकता में हमारा रहेगा। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को किसी भी हालत में हम बंद नहीं होने देंगे, उनको किसी हालत में चालू कराने का काम करेंगे। उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। यहाँ के किसानों को जल जंगल जमीन की रक्षा की बात करेंगे, नौजवानों को रोजगार की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, विस्थापन को आयोग की गठन की बात करेंगे, पलायन को रोकने की बात करेंगे, रोजगार सृजन की बात करेंगे। और दिल्ली में जब 1 सितंबर को जाएंगे तो ये केंद्र सरकार को ये चैलेंज होगा कि जिस तरह से महंगाई को बढ़ाने वाला देश को सांप्रदायिक रूप से लड़ाने का काम करे, उन सब सवालों को लेकर हम गंभीरता से जब दिल्ली के मैदान में जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ये बताने का काम करेगी। आज भी हम जनता के बीच में काम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब दिल्ली में भाजपा हटाओ पूरे देश में हम नारा देंगे। 1 सितंबर को नारा होगा, हटाओ भाजपा, भगाओ भाजपा। हाँ, हिंदुस्तान को एक नया सरकार को देने के लिए मजबूती से जनपक्षीय बीच के काम करने का काम करेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चाहती है कि यहाँ के भारत की अस्मिता का सवाल हो, वो हम मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे और जनता की आवाज को लेकर सड़क से सदन तक हमेशा लड़ाई जारी रखेंगे। इन सब सवालों को लेकर हम पदयात्रा भी करेंगे और 1 सितंबर को दिल्ली में बड़ा उलगुलान हम जारी करेंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 5 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जिस तरह से सीपीआई के पार्टी द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत करी है, इस अभियान में पार्टी झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक आंदोलन दिखेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरह से पार्टी का जो सोच रही है कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें संगठन चाहिए, हमें विधायकी नहीं चाहिए, हमें लोगों का प्यार चाहिए, इसी प्यार और इसी संगठन को बल पर आने वाले समय में पिछले 2 महीने तक सीपीआई झारखंड और देश के विभिन्न गलियों में घूम करके पार्टी को मजबूत करेगी और सरकार को चैलेंज देगी कि जिस तरह से केंद्र की सरकार देश चलाने का जो काम करे, इससे कहीं ना कहीं देश का किसान, देश का नौजवान और देश का जो छात्र है अब सरकार से उब चुके। तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के अभी आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में 2029 का जो झारखंड और देश का जो चुनाव होगा, उस चुनाव में अपनी ताकत और मजबूती दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, ब्याज न्यूज़।